नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपका अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं और विदेशी यात्रियों के विवरण के साथ एक नई क्लास। इस क्लास में हम भारत में जितने भी विदेशी आए हैं, यात्री के रूप में आए हैं, राजदूत के रूप में आए हैं, उन सब के बारे में मेगास्थनीज से लेकर मौर्य काल होते हुए अब हम पहुंचेंगे आधुनिक भारत तक, अंग्रेजों के काल तक, लास्ट तक आएंगे बिल्कुल। तो विदेशी यात्रियों को पूरे जितने भी यात्री भारत में आए हैं उन सब के बारे में। तो विदेशी यात्रियों का जो विवरण है वो ध्यान रखना। ये आखिर विदेशी यात्री भारत में आए क्यों, आखिर क्या कारण था कि विदेशी भारत में यात्री इतनी बड़ी संख्या में आए। भारत पहले से ही पूरे वर्ल्ड में व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, हमेशा से ही। भारत में मसाले, रेशमी वस्त्र, कपास, सूती वस्त्र, औषधियां, लकड़ियां बहुत बड़ी मात्रा, जैसे चंदन की लकड़ी है और बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से उपलब्ध थी। इसलिए पूरे यूरोप का जो आकर्षण था वो भारत की तरफ था। तो जो सबसे पहले जो यात्री भारत में आए वो यूनान की तरफ से नहीं, रोम की तरफ से ही आए। भारत में पहले आने वाला यात्री है मेगास्थनीज। कौन से? मेगास्थनीज। आप जानते हैं 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस, जो कि एक यूनानी शासक था, को हराया। हराने के बाद सेल्यूकस उसकी मित्रता होगी और सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में भेजा। पाटलिपुत्र, आप जानते हैं पाटलिपुत्र भारत की प्राचीनतम राजधानी रही है। इसका नाम कुसुमपुर था, बुलंदी बाग, सब पाटलिपुत्र के नाम थे। मेगास्थनीज जब भारत में आता है तो लगभग 6 वर्ष के आसपास वो भारत में रहा। 6 वर्ष के दौरान जो पाटलिपुत्र में रहा और भारतीय कुछ पुस्तकों का उसने अध्ययन किया, भारत के समाज का अध्ययन किया, अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया, यहाँ की प्रशासनिक संरचना का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो विवरण दिया, बच्चों ध्यान रखिएगा, ये विवरण जो है जो इसने दिया है कुछ तो सही है, कुछ विवरण में इसकी अतिशयोक्तियां, कुछ ऊपरी ज्ञान प्रतीत होता है। कैसे? एक तो इसने ये कहा कि जो भारतीय समाज है वो 7 वर्गों में बटा हुआ है। इसने 7 जातियां, 7 वर्ग बताए, 7। इसमें सन्यासी सबसे ज्यादा थे, सन्यासी यानी दार्शनिक, इस तरह के। तो 7 वर्गों में बांटा, जबकि भारत में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं था। एक तो दूसरी बात बताई, ये बताई कि भारतीयों को लिपि का कोई ज्ञान नहीं है, यानी भारतीयों को स्क्रिप्ट लेख का कोई ज्ञान नहीं है, भारतीय लिखना नहीं जानते। जबकि हम जानते हैं वेदों का संकलन जो था वो मौर्य काल से पहले ही हो चुका था। बहुत सारे जो अभिलेख हैं या जो बहुत सारी जो बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं वो लिखी जा चुकी थी। तो भारतीयों को मौर्य काल से पहले लिखने की कला का ज्ञान था, जो कि मेगास्थनीज ने गलत आंका। तीसरी बात जो उसने बताई वो भी सही नहीं लगती कि भारत में अकाल नहीं पड़ते। दुर्भिक्ष, अकाल मतलब होता है कि भारत में जब कभी बारिश ना हो या ज्यादा बारिश रहे तो बहुत बड़ी मात्रा में भारत के अंदर कोई महामारी फैल जाए, बाढ़ आ जाए, इस तरह का। भारत में अकाल नहीं पड़ते। जबकि हमको यह पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में 12 वर्ष के अकाल पड़ने के बाद ही कर्नाटक गए थे और जहां उनकी मृत्यु हुई थी। तो अकाल भारत में पड़ते थे, उसके बाद भी पड़े, उसके पहले पड़े। तो मेगास्थनीज का ये जो विवरण है इसके बारे में, ये विवरण कुछ सही नहीं लगता। चौथी बात जो चीज गलत लगती है वो ये कि भारत में दास प्रथा नहीं है। भारत में दास प्रथा नहीं है, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं एक दास था, उसको चाणक्य ने खरीदा था। तो दास प्रथा उससे पहले भी थी, उसके बाद भी थी। लेकिन भारत में वो दास प्रथा नहीं थी जो यूरोप के अंदर थी। यूरोप के अंदर दासों की बहुत बुरी स्थिति थी, अमानवीयता बहुत ज्यादा थी। भारत में कभी भी दासों की स्थिति ऐसी नहीं रही है। भारत में दास को दासता से मुक्त होने का अधिकार था, दास को भी सम्मान की दृष्टि दी जाती थी। तो जिस तरह की दास व्यवस्था यूनान में थी, जहां का सेल्यूकस ये था मेगास्थनीज, वहां नहीं थी। तो इसलिए भारत में चला कि भारत में ऐसी व्यवस्था है ही नहीं, जबकि दास व्यवस्था भारत में थी।
तो भारत के दास भी उच्च, मतलब उनका स्तर बहुत गिरा हुआ नहीं होता था, एक प्रकार से देखा जाए मेगास्थनीज के अनुसार। तो अगर दास प्रथा नहीं थी, अकाल नहीं पढ़ते, लिपि का ज्ञान नहीं है, 7 वर्गों में बटा हुआ है, ये जो मेगास्थनीज का ये जो विवरण है ये सही नहीं है। इसके बाद जो इसने बातें बताई मेगास्थनीज ने, मैं बता रहा हूं आपको और भी, जैसे इसने कुछ सही बातें बताई जो बाद में पुष्टि भी होती है। जैसे इसने कहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी जो निजी सेना होती है, जो उसकी जो ना जैसे पर्सनल गार्ड जो होते हैं वो महिलाएं हुआ करती थी, यानी स्त्रियां हुआ करती थी, स्त्रियां हुआ करती थी। यह इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं उस समय महिलाओं को मौर्य काल में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। जब वो मतलब गार्ड बन रही है चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उसका मतलब वो क्या था, उनको सेना में शामिल होने का बड़े स्तर पर अधिकार नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता में लोग विश्वास करते थे। मेगास्थनीज ने एक बात और कही कि जो पाटलिपुत्र है उसका शासन चलाने के लिए 6 समितियां हुआ करती थी। ये बात बिल्कुल सही लगती है, समितियां थी, ये 6 समितियां थी, यानी जो पाटलिपुत्र जो शहर था उसको शासन प्रशासन के लिए 6 समितियां हुआ करती थी। उनमें एक समिति जैसे जनगणना का काम करना, एक समिति जन्म और मृत्यु के प्रमाण पत्र जारी करती थी, एक समिति बिक्री कर को देखती थी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की 6 समितियां थी जिसका उल्लेख मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक कौन सी, इंडिका में किया है। कौन सी पुस्तक है इसकी, इंडिका। यह पुस्तक किस भाषा में है बच्चों, यह पुस्तक यूनानी भाषा में है, ग्रीक भाषा में है, क्योंकि ग्रीक का था तो यह ग्रीक में है इंडिका। लेकिन यह पुस्तक अब उपलब्ध नहीं है, यह पुस्तक समाप्त हो चुकी है। अब इस पुस्तक का जो विवरण है वो दूसरे जो इतिहासकार हैं उनकी पुस्तकों में इसका उदाहरण दिया जाता है कि इंडिका में ऐसा लिखा हुआ था, इंडिका में यह था, इंडिका में यह था। तो उन पुस्तकों के आधार पर हम इंडिया के बारे में बातें करते हैं। तो मेगास्थनीज है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था, 6 साल भारत में रहा था, इंडिका पुस्तक लिखी, यूनानी भाषा में थी, अब ये उपलब्ध नहीं है, ठीक ना। जो बातें बताई मेगास्थनीज ने भारत के बारे में वो मैंने आपको बता दी। दूसरा यात्री है प्लिनी। प्लिनी, इसकी पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। कौन सी, नेचुरल हिस्ट्री। ये अपनी पुस्तक में जो प्लिनी है ये इसके बारे में पूछ चुका है, एक बार क्वेश्चन आ चुका है। ये भी कहां का था बच्चों, ये रोम का यात्री था प्लिनी। ये कहता है कि ये रोम और भारत के बीच में, रोम और भारत के बीच में होने वाले व्यापार का उल्लेख करता है, और यह कहता है कि भारत से रोम प्रति वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में रेशम और अन्य पदार्थ आते हैं। यह रोम और भारत के बीच होने वाले व्यापार का विवरण तो देता ही है, साथ में इस पर दुख व्यक्त करता है कि रोम यानी यूरोप का बहुत बड़ी मात्रा में सोना जो है वो भारत जा रहा है। कैसे, प्लिनी के अनुसार, प्लिनी ने यह कहा कि यूरोप के जो शयन कक्ष हैं, जो उनके बेडरूम है, वहां तक भारत का रेशम प्रवेश कर चुका है। यानी हमारे रेशम की इतनी मांग पूरे यूरोप के अंदर थी, वहां तो रेशम होता नहीं है, तो सारा रेशम यहीं से जाया करता था, और वहां से बहुत बड़ी मात्रा में सोना और चांदी उस रेशम के बदले भारत में आया करता। इस बात पर दुख प्रकट करता है प्लिनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ अच्छा, ये तो दूसरा है, ये तीसरा है क्रम में, पहला मेगास्थनीज, दूसरा प्लिनी। ये कभी भारत में नहीं आया है, इसने यूरोप के अंदर रहकर ही भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करी और वहीं से अपनी पुस्तिका नेचुरल हिस्ट्री में भारत के बारे में बताया। दूसरा यात्री टोलमी है। यह वास्तव में भूगोलवेता था, भूगोलवेता था टोलमी। यह था यूनान का। इसने भी भारत के बारे में विवरण दिया, भारत के बंदरगाहों के बारे में विवरण दिया है, ताम्रलिप्ति के बारे में विवरण दिया है, पर यह भी भारत में कभी नहीं आया। तो ये ना ये आया ना ये भारत में आया, इन्हें यूरोप में रहकर ही भारत के बारे में बताई। टोलमी दूसरी शताब्दी में आया और ये प्रथम शताब्दी में आया था। तो प्लिनी, उसके बाद कौन, टोलमी। चौथा यात्री स्ट्रैबो है, ये दूसरी शताब्दी में आया था। स्ट्रैबो, स्ट्रैबो जो है ये पाटलिपुत्र के बारे में बताता है, भारत और
यूरोप के बीच होने वाले व्यापार का भी उल्लेख करता है। स्ट्रैबो की जो पुस्तक है, उस पुस्तक में इंडिका के बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। किसके? इंडिका। ये किसकी पुस्तक है? ये मैगस्थनीज की है। किस भाषा में? यूनानी भाषा में। तो स्ट्रैबो की जो किताबें हैं बहुत सारी, उनमें इंडिका का विवरण मिलता है। फाहियान, वो जो यात्री हमने पढ़े वो सारे यात्री यूरोप के थे। कहां के? यूरोप के। कोई यूनान का था, कोई रोम का था, इस तरह का। तो सबसे पहले मैगस्थनीज आया था भारत में, उसके बाद जो भारत आया वास्तव में वो फाहियान आया। कौन आया? फाहियान। ये कहां का था? ये चीन का यात्री था और भारत में ये बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए आया था। बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए भारत में आया। कौन? फाहियान। जब फाहियान भारत में आया 399 में, तो उसमें भारत में गुप्त वंश का राज था और गुप्त वंश का राजा कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य भी बोलते हैं इसको। चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, देवराज, देवगुप्त, देवेंद्र, परम भागवत, परम भट्टारक, सब इसी का नाम है, चंद्रगुप्त द्वितीय के। इसके काल में यह आया था। लेकिन फाहियान अपने विवरण में कहीं पर भी चंद्रगुप्त द्वितीय का उल्लेख नहीं करता। राजा के नाम का उल्लेख अपने विवरण में फाहियान कहीं नहीं करता। बहुत लंबे समय देखा, 399 से 411, लगभग 12 साल ये भारत में रहा, लेकिन अपने काल में राजा का नाम का उल्लेख नहीं करता है। लेकिन जो इसने विवरण दिया गुप्त काल का, वो बहुत बड़ी मात्रा में दिया है। इसने कहा कि जो भारत में जो व्यापार होता है वो व्यापार कोड़ियों में होता है। कोड़ियों में, जानते ना कोडिया क्या होती हैं? तो जो बच्चे खेलते थे, कोडिया होती, पतली पतली सफेद सफेद होती है, बीच ऐसे बीच में कटी होती है फाक सी, उसे कोडिया बोलते हैं। यानी जो आंतरिक व्यापार है हमारा वो कोडियों में हो रहा है। अगर व्यापार कोडियों में हो रहा है तो इसका मतलब ये किस बात का संकेत है? ये इस बात का संकेत है बच्चों कि उस समय हमारा व्यापार उन्नति की अवस्था में नहीं था, हमारे व्यापार की अवनति हो चुकी थी। व्यापार की अवनति हो चुकी थी। कारण क्या था? गुप्त साम्राज्य बड़ा साम्राज्य तो था, लेकिन गुप्त साम्राज्य के समय ही भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार थोड़ा सा कम हो गया था। रोम साम्राज्य अपनी पराकाष्ठा पर था, भारत से होने वाला व्यापार कम। कारण क्या था कि गुप्त काल में सामंतवाद की प्रवृत्ति जाग चुकी थी। गुप्त राजा स्वयं राज न करके अपने सामंतों के ऊपर राज किया करते थे। इसीलिए गुप्त नरेश, महाराजा धीराज, परम भट्टारक जैसी बड़ी बड़ी उपाधियां लिया करते थे। हमने कहीं नहीं पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप को महाराजा धीराज कहा हो, कनिष्क ने अपने आप को परम भट्टारक कहा हो। लेकिन गुप्त काल में जो बड़ी बड़ी उपाधियां, ये इस बात का प्रतीक है कि गुप्त काल में जो सामंतवाद था, जो छोटे छोटे राजा थे, जो सामंतवाद था वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। सामंतवाद, छोटे छोटे राजा बहुत ज्यादा हो गए थे। तो जब राजा छोटे छोटे हो जाएंगे तो वो व्यापार करने में समस्या पैदा करेंगे। तो इसलिए हमारा आंतरिक व्यापार कम हो चुका था। और आप जानते हैं गुप्त काल में स्कंदगुप्त जो मुख्य गुप्त नरेशों में अंतिम बड़ा सम्राट था। उसके बाद भी हुआ गुप्त नरेश, पर उसके बाद जो जैसे भानुगुप्त, बालादित्य, नरसिंहगुप्त हुए, वो छोटे शासक हुए। पाटलिपुत्र पर राज करने वाले बड़े गुप्त शासकों में स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त के काल के बाद जो स्वर्ण सिक्के थे, उन स्वर्ण सिक्कों में नकलीपन ज्यादा आ गया था। यानी उनमें तांबे की मात्रा बढ़ गई थी, सोने की मात्रा घट गई थी स्कंदगुप्त के बाद। यह भी इस बात का प्रतीक है कि गुप्त काल में व्यापार कमजोर हो चुका था। फाहियान चीनी यात्री था जो भारत में आया था, यह उल्लेख किया है। प्लस फाहियान ने भारत में एक चंडाल जाति का उल्लेख किया है, चंडाल का, और चंडाल को अंत्यज कहा जाता था। अंत्यज यानी अंत में, यानी अंत लास्ट में चंडाल जाति को उल्लेख किया जो शूद्र थे एक प्रकार से। तो चंडाल का उल्लेख किसने किया? फाहियान ने किया। इनको अंत्यज कहा गया है। अंत्यज मतलब पता है अंत में उत्पन्न होने वाला, सबसे लास्ट में, बिल्कुल। तो अंत में थे अंत्यज। कोड में व्यापार की बात करी, कहीं पर भी इसने चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन नहीं किया है।
कॉस्मस। कॉस्मस भी बड़ा व्यापारी जो भारत में आया था, फाहियान और कौन, हुएनसांग के बीच में आया था। पर ये यात्री कहां का था? यात्री यूनान का था, यूनान का यात्री था। कहां का था? यूनान का। कॉस्मोस भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले व्यापार के बारे में बताता है। और यह कहता है कॉस्मोस कि भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया, यानी जैसे थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, चीन है, ये आते पूर्वी एशिया और चीन। चीन पूर्वी एशिया का हिस्सा है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया ये आपका दक्षिणी पूर्वी एशिया का हिस्सा है। उन देशों के बीच और भारत के बीच श्रीलंका बिचौलिए की भूमिका निभाता था। ये बिचौलिया था के बीच कौन? श्रीलंका। सिंहल द्वीप कहा गया श्रीलंका को। किसने कहा? कॉस्मोस ने कहा। क्या कहा? सिंहल द्वीप श्रीलंका को। तो भारत और श्रीलंका के बीच जो व्यापार का उल्लेख करता है वो कॉस्मोस करता है। क्या दूसरी बात, भारत और पूर्वी एशिया के बीच, भारत और कौन सा एशिया? पूर्वी एशिया के बीच जो व्यापार का उल्लेख करता है वो भी कॉस्मोस ही करता है। ठीक है, तो यात्री कहां का था? ये यूनान का यात्री था। ठीक, अच्छा, एक चीज हो रहा है आपको ध्यान रखना है। एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, यह प्रथम शताब्दी की पुस्तक है, प्रथम सदी की पुस्तक है। इरिथ्रियन हिंद महासागर को यूनानी भाषा में कहा गया है। किसको? हिंद महासागर, जो आपका इंडियन ओशन है उसको जो है ना, ध्यान बच्चों, इरिथ्रियन सी कहते हैं महासागर को। तो पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का जो लेखक है वो अज्ञात कोई है। क्या लिखा? इसका लेखक अज्ञात है, इसके लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। तो लेकिन इस पुस्तक में पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में भारत के बारे में कुछ बातों का उल्लेख हुआ है, वो आपको जानना जरूरी है। कौन सी बातों का? एक तो जो भारत में रोम के बीच और भारत के बीच, इसका जो दक्षिण भारत का जो इलाका है, जैसे अरकमेडू वगैरह था पंडिचेरी के आसपास, तो दक्षिण भारत के बीच और रोम के बीच व्यापार के बारे में यह बहुत उल्लेख करते हैं इस पुस्तक में। इसी पुस्तक में हिप्पोलस नामक एक यात्री का उल्लेख हुआ है जो यूनान का था। हिप्पोलस ने ही भारत की जो मानसून पवनें हैं इनकी खोज करी थी। किसकी? भारतीय मानसून पवन खोज किसने करी थी? हिप्पोलस ने करी थी। ये भी जानकारी में किससे मिलती है? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी से मिलती है। हिप्पोलस वो यूनान का व्यक्ति यात्री था एक, ये जिसे कहा था हिंद महासागर में जो पवनें चलती हैं वो मानसून पवनें हैं। हालांकि जो मानसून शब्द है, ये मानसून शब्द दिया था अल मसूदी ने। अल मसूदी एक अरब यात्री था जो शब्द मानसून दिया था, क्योंकि मानसून का अर्थ होता है दिशाओं में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन। ये किसका अर्थ है? ये अर्थ है मानसून शब्द का। ये शब्द जो है ना, ये अरबी भाषा का शब्द है मानसून का अर्थ दिशाओं में परिवर्तन। तो मानसून शब्द देने वाला तो यात्री कौन, व्यक्ति कौन है? अल मसूदी। लेकिन ये जो पवने हैं जो 6 महीने चलते हैं स्थल की ओर और चलते हैं समुद्र की ओर, इसके बारे में बताने वाला पहले व्यक्ति हिप्पोलस व्यक्ति था। किसमें उल्लेख हुआ है? पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में इसका उल्लेख हुआ है। ये बच्चों फाहियान तक और कॉस्मोस तक मैंने आपको बताया। इसके बाद जो हुएनसांग है, हुएनसांग, हुएनसांग ये भी चीन का दूसरा यात्री भारत में आया है। हर्षवर्धन के समय भारत में आया है। सीयू की इसकी पुस्तक का नाम है। इसने बहुत बड़े मात्रा में भारत के बारे में बताया है। इसका विवरण ये कहा था कि हुएनसांग अगर ना होता तो शायद हर्षवर्धन के बारे में हमें इतनी जानकारी ना मिल पाती। तो हुएनसांग दूसरा चीनी यात्री है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। हुएनसांग और इत्सिंग, इसके बारे में हुएनसांग है, इत्सिंग है। उसके बाद भारत में जैसे मार्कोपोलस आया है, मार्कोपोलस है, फिर अल मसूदी है, ठीक ना। अल मसूदी के बाद भारत में कई और यात्री भी आए हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो जो यात्री जो विवरण है ये एक क्लास में पूरा होने वाला नहीं है। इसके लिए कम से कम आपको 3-4 क्लास डेली में लगेंगी, तभी आपके पास सारे इंफॉर्मेशन पहुंच पाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये
हम पढ़ेंगे अगली क्लास में इनके बारे में। तो आज हमने पढ़ा मेगास्थनीज के बारे में, फहियान के बारे में, टोलमी के बारे में, प्लिनी के बारे में और स्ट्रबो के बारे में, कोस्मोस के बारे में, हिप्पोलस के बारे में और पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी के बारे में पढ़ा। तो ये सब यात्री क्या है, ये भारत में कुछ इनमें से आए, कुछ भारत में इनमें से नहीं आए। कोस्मोस भारत में श्रीलंका तक आया, दक्षिण भारत तक आया, वो भी भारत में नहीं आया। पर भारत और श्रीलंका के बीच में व्यापार का उल्लेख कोस्मोस करता है। जो बच्चे पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब और शेयर और लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।